My class is started now. Please don't interfere and no obstruction, okay? And I hope so you will not come inside the room, okay? Okay. You wait until I get free.
जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, जी सलाम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी वालेकुम सलाम सर। जी, लेट्स स्टार्ट जी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बेटा देखें कि आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं वो बेशक आपकी ऑब्जेक्टिव की स्टेटमेंट है। आप प्रेसी के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, आप ऐसे रिप्रोड्यूस करें, आप एक सिंगल टूल के साथ उसमें जाओगे और वो होगा आपका सेंटेंस। तो मेरे नजदीक आप किसी तौर पर भी अपने पेपर में जब एंटर होगे तो आपके पास सेंटेंस की एक थारो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और आपको ये पता होना चाहिए कि आपके सेंटेंस की लीनियर ऑर्डर क्या है। मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूं, कोई भी बच्चा मुझे इस बात का आंसर करे कि व्हाट इज द लीनियर ऑर्डर ऑफ अ सेंटेंस। जी कामरान जोया साहब। कामरान साहब। जी मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? जी जी सर, आ रही है जी। सलाम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर रिस्पेक्ट। सर मेरी आवाज आ रही जी जी, रिस्पेक्टेड, मुझे है सर आवाज इसका? आ रही है। जी सर। सर सेंटेंस का ऑर्डर होगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अच्छा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, यानी जी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो जी क्या हम अपने सब्जेक्ट को सेंटेंस में हम कहां पे प्लेस करते हैं रिस्पेक्टेड? सब्जेक्ट में सबसे पहले, सब्जेक्ट को सबसे पहले रखेंगे हम। जैसे यू मीन टू से आई टीच, यस या आई टीच इंग्लिश। इसमें आई बिल्कुल। सब्जेक्ट है। इज इट जी क्लियर? बिल्कुल एग्जैक्टली। जी। मेरा नेक्स्ट यस सर क्वेश्चन है क्लियर। रिस्पेक्टेड फराह फैसाबा। बेटा मेरी आवाज जी सुन रहे हैं सर। आप? फराह, जी जी सर, प्लीज। जी सर। हम अपने सब्जेक्ट को क्या सेंटेंस के सेंटर में प्लेस कर सकते हैं? अगर तो लिनियर ऑर्डर ऑफ सेंटेंस को देखा जाए तो सब्जेक्ट कम एट द फर्स्ट। जी। अब आप मेरे क्वेश्चन को आंसर करें। इज इट पॉसिबल वी कैन पुट आवर सब्जेक्ट इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस? अगर है, अगर है, इफ पॉसिबल, तो हम किस रूल जी। के तहत अपने सब्जेक्ट को सेंटेंस के सेंटर में लाएंगे? अब आप मेरे सिग्नल समझ गए होंगे, क्योंकि जब मैं चाहता हूं कि आपने पेपर में जाना है तो देखो बेटे, आपका करेक्शन की क्वेश्चन बने, आपने प्रेसी लिखनी है, आपने ऐसे रिप्रोड्यूस करनी है, आपने किसी भी ऑब्जेक्टिव की जो स्टेटमेंट उसको टैकल करना है। यकीनन आपके लिए जरूरी होगा कि आप सेंटेंस को रिकग्नाइज कर सको, आप अपने सेंटेंस को पहचान सको कि बेसिकली आपका सेंटेंस दिखने में कैसा है और मेरे सेंटेंस की लीनियर ऑर्डर क्या है। अब फराज साहब मेरा क्वेश्चन ये है, एग्जैक्टली। चलें मैं हसन साहब से पूछता हूं। हसन साहब, क्या हम अपने सब्जेक्ट को सेंटेंस के सेंटर में ला सकते हैं? सर अभी तक तो नहीं का एंड पे देखा है पैसिव वॉइस के अंदर या वैसे, सर मैं एक्टिव वॉइस की लेकिन बात कर सेंटर रहा हूँ का मौजूद रिस्पेक्टेड। रिस्पेक्टेड, मैं एक्टिव वॉइस की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस की तो बेटा हमने बात ही नहीं करनी। क्या जी? सर। सर जी सर सदफ बाबा, सेंटर का मालूम नहीं। सेंटर में नहीं होता जी। ओके, बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट। जी सदफ साहबा, मेरा आपसे क्वेश्चन है, आई वांट यू बी अ एक्टिव पार्टिसिपेंट इन दिस डिस्कशन बेस्ड So, sir, लर्निंग। I'm here. I'm here. I'm listening, sir. And I have responded, sir, to your answer. जी रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड, मेरा आपसे क्वेश्चन कि क्या हम अपने सब्जेक्ट को सेंटेंस की सेंटर में ला सकते हैं? Sir, so far as I know, sometimes we use subject in the middle of of the sentence, but I am unaware of the rule by which we do it. कैन यू पास एन एग्जांपल प्लीज?
आपको Like we normally say it is he, like any person. It is he was Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah who saved the nation back in 1947 and gave us Pakistan. जी, इट वाज It was Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah कायद who gave the state of Pakistan इट वाज to the कायद Muslims of subcontinent. इट वाज कायद उसके बाद क्या आ जाएगा? Who gave the state of Pakistan? इट वाज कायद टू गेव Who बोला ना gave? आपने? Who gave? Who? हु गेव टू गेव The state of Pakistan to the Muslims of subcontinent. द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। यू राइट। आप इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? जी, I don't know, sir. I'm इस unaware. स्ट्रक्चर को बोलते हैं आपका एम्फेटिक सेंटेंस। जैसे मैं कहता हूं, इट इज आई हु टीच इंग्लिश। ये बेटे जो आपका स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं एम्फेटिक सेंटेंस। जी, एक्टिव वॉइस में एम्फेटिक सेंटेंस। इसमें एम्फेटिक कैसे? मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। ये मैं हूं जो इंग्लिश पढ़ाता हूं। ये क्या है? एम्फेसिस दिया जा रहा है, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश, इट इज आई हु टीच इंग्लिश। ये मैं हूं जो इंग्लिश पढ़ाता हूं। मैं समझ रहे मेरी बात को आप? आपको जी जी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या तो जिस कहता है जी प्लीज अपने respected all the candidates are respected to be vigilant and avoid using the streaming for your own interest। जी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस तरह आपने देखें सब्जेक्ट को शुरू में लिख दिया, सब्जेक्ट को सेंटर में लिख दिया। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल वी कैन पुट आवर सब्जेक्ट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस? जी फरा, मेरा आपसे क्वेश्चन है रिस्पेक्टेड, कैन वी पुट आवर जी सब्जेक्ट सर एट द वेरी एंड ऑफ द सेंटेंस? जी सर सब्जेक्ट जो होती है ये usually it never placed at the end, but in a few or the specific cases like because as per my understanding and knowledge it always comes after the verb. ओके, यानी आप ये कहते हैं कि हम अपने सब्जेक्ट को सेंटेंस के एंड पे प्लेस नहीं कर सकते, इज इट सो? Yes sir, चलें, नहीं कर सकते but in rare cases it happens. मिसाल के तौर पर it was like my friend who helped me. ये आपने जो रिस्पेक्टिव यूज किया है ना, ये अगेन आपने जी जी एम्फेटिक स्ट्रक्चर यूज किया है। ये आपने अगेन एम्फेटिक स्ट्रक्चर यूज किया है। लेट्स सी, आई टीच यू कि हम कैसे करेंगे। रिस्पेक्टेड, हम अपने सब्जेक्ट को सेंटेंस के एंड पे प्लेस कर सकते हैं। हम अपने सब्जेक्ट को सेंटेंस के एंड पे प्लेस कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास रूल क्या है? जी जी हमारे पास रूल क्या है? रिस्पेक्टेड, एक चीज इनमें रखिएगा प्लीज, तमाम जो पार्टिसिपेंट्स हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं अपना तारफ आगे जाके करवाऊंगा, थोड़ा सा चीजों को मैं आपके साथ अलाइन कर लूं। मैं ये चाहता हूं कि आप अपनी जो साइड शोज हैं उनको जरा प्लीज थोड़ी देर के लिए साइड पे रखें। आप लोगों को बहुत कुछ सीखने वाला है, आपको बहुत कुछ मिलेगा सीखने के लिए। जी, yes, we can put our subject at the end of the sentence. The very first structure, who am I? Is it clear? हम इसी पे बात नहीं करेंगे। हम हमारे पास
इंग्लिश की एक रूल है जिसकी बेस पे हम अपने सब्जेक्ट को सेंटेंस के एंड पे प्लेस करेंगे, एंड दैट रूल इज कॉल्ड इनवर्जन। Inversion. क्या है? इनवर्जन। Inversion. जी रिस्पेक्टेड। क्या रूल है हमारा? इनवर्जन। इनवर्जन Inversion. मीन रिवर्सल ऑफ पोजीशन और प्लेसमेंट। रिवर्सल ऑफ पोजीशन और प्लेसमेंट। बेटा हम चार किस्म की इन्वर्जन में जाते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इन्वर्जन आर? वी हैव 4 Four टाइप्स। types. देखिए बेटे, मैं आपको सेंटेंस को हर एंगल से रिकग्नाइज करवाऊंगा कि आपका सेंटेंस किस किस शक्ल में, वो आपकी टेक्स्ट में आ सकता है, वो किस तरह आपको फेस कर सकता है, आप उसे कैसे टैकल करेंगे, आप उसको कैसे रिकग्नाइज करेंगे। तो ये बेसिकली क्या है, मेरा सेंटेंस है। अब देखिए पहला रूल जो बेटा मैं आपको एडवर्ब के साथ करवाऊंगा, एडवर्ब प्लस वर्ब फ्रेज प्लस सब्जेक्ट। पहला रूल इन्वर्जन का। 4 डिफरेंट रूल्स है जिनके तहत आप अपनी सब्जेक्ट को सेंटेंस के एंड पे प्लेस करते हो। पहला रूल, अब देखिए, अब मैं आपको इन्वर्जन इसकी सिखाता हूं। द बस कम्स हियर। द बस कम्स हियर। आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? द बस। Bus. कम्स क्या आपका वर्ब है, Verb. और हियर क्या है आपकी एडवर्ब है। इज इट सो? अब देखें, जब हमने इसकी इन्वर्जन में जाना है तो बेटे हम क्या करेंगे, हम उसके इन्वर्जन के एडवर्ब के रूल को फॉलो करेंगे। और इन्वर्जन का रूल क्या है? Reversal of position or placement. जी, हेयर सबसे पहले एडवर्ब आ गया, उसके बाद वर्ब फ्रेज आ गई, हियर कम्स द। Bus. सेकंड आपके पास, एक और मैं स्ट्रक्चर देता हूं। 40 स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। 40 स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। अब आपने इसकी एडवर्ब की इन्वर्जन करनी है। अब सबसे पहले तो बेटे आप लोगों ने रिकग्नाइज करनी कि आपकी यहां पर एडवर्ब क्या है। कामरान साहब, आपका प्लीज योर हम्बली रिक्वेस्टेड टू ऑफ योर माइक प्लीज। जी सर प्लीज। माइक को जरा ऑफ कीजिए, आपकी आवाजें आ रही हैं, जिस बच्चे की भी आ रही हैं, डिस्टॉर्शन हो रही है इस तरह। जी प्लीज। जी सर नेक्स्ट सेंटेंस, 40 स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। अब यहां पे हमने क्या करना है, हमने इन्वर्जन में आना है। तो इन्वर्जन हमारी क्या बनेगी, सबसे पहले हमने एडवर्ब उठाना है। इसमें एडवर्ब आपका क्या है, वो देयर है। There. देयर। उसके बाद क्या है, आपका वर्ब फ्रेज आएगा। वर्ब फ्रेज उठाइए जी रिस्पेक्टेड, यहां से आर। उसके बाद अब अपना सब्जेक्ट उठाइए। 40 students. 40 students. एडवर्बियल आ गया, इन द क्लास। देखें, जो एक अच्छा राइटर होता है ना, वो राइटिंग टेक्निक्स के साथ चलता है। वो बेसिकली उस स्टैंडर्ड को पूरा करता है जो कि एक राइटिंग टेक्निक्स के लिए वो जरूरी होती हैं। लेकिन आम बच्चों के लिए क्या होता है, वो बेसिकली चैलेंजिंग हो सकता है, वो चैलेंजिंग हो जाता है। पहली चीज हमने क्या सीखी है कि आपका सब्जेक्ट सेंटेंस के शुरू में भी आ सकता है, आपका सेंटेंस, Maybe. आपका सब्जेक्ट सेंटेंस की सेंटर में भी आ सकता है, आपका सब्जेक्ट सेंटेंस की एंड में भी आ सकता है।
और आपका जो सब्जेक्ट सेंटेंस की सेंटर में जब आता है तो वो बेसिकली क्या करता है, वो एम्फेटिक क्लॉज में आता है। आपका सब्जेक्ट जब सेंटेंस के एंड पे आता है, एक्टिव वॉइस की बात कर रहा हूं, तो वो बेसिकली किस में आता है, वो इन्वर्जन में आता है। किस में आता है वो? इन्वर्जन में। इन्वर्जन में। जी। आपने क्या सीखा कि हम अपने सब्जेक्ट को सेंटेंस के शुरू में भी लिख सकते हैं, सेंटेंस के एंड मिडल में भी लिख सकते हैं, और सेंटेंस की एंड पे भी लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? यस। अब आ जाता है हमारा फिर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, मैं ये समझता हूं कि ये बहुत एक सो कॉल्ड क्वेश्चन होता है जो आमतौर पर बच्चों से पूछा जाता है, लेकिन मैं जब आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगा तो मेरा इसमें एक पर्पस होगा। मैं आपसे क्वेश्चन करता कि हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आर, वर्ब्स की कितनी फॉर्म होती हैं? जी फराब। 3 होती हैं। 3। जी हसन साहब, हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आर? जी कामरान साहब, वर्ब की कितनी फॉर्म होती हैं Sir, रिस्पेक्ट? there are three forms. 3 फॉर्म्स। Three forms of. जी Yes, sir. ओके ओके। देखें, ये क्वेश्चन हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आर, ये एक बड़ा स्टीरियोटाइप और बड़ा एक सो कॉल्ड क्वेश्चन है। एक चीज ध्यान में रखिएगा, रिस्पेक्टेड वर्ब को जिस शक्ल में भी आप यूज करेंगे वो उसकी फॉर्म होगी। जिस शक्ल में भी यूज करेंगे वो उसकी वो फॉर्म होगी। फॉर्म होगी। फॉर्म। ये कहना 3 फॉर्म, 4 फॉर्म, 5 फॉर्म, 6 फॉर्म, 7 फॉर्म, ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा स्टीरियोटाइप बन जाता है, क्योंकि अगर मैं यहां पे आपको वर्ब को एक्सप्लेन करना शुरू करूंगा तो मैं आपको ढेर सारी उसकी फॉर्म बना दूंगा और हर फॉर्म दूसरे से मुख्तलिफ होगी। लेकिन जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं इसका मैं पहले आपको बिब्लियोग्राफी दे दूं, इसका रेफरेंस दे दूं। इसका रेफरेंस है अमेरिकन हेरिटेज डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अमेरिकन हेरिटेज डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये इसकी बिब्लियोग्राफी है। ये क्या है? इसकी बिब्लियोग्राफी है। ये जो रेफरेंस दे रहा हूं, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हेरिटेज डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, आप जब उस डिक्शनरी को खोलते हैं तो रिस्पेक्टेड वो गो के लिए क्या लिखता है? वो लिखता है गो, फिर वो लिखता है व्हेन, फिर लिखता है गॉन, फिर लिखता है गोइंग, फिर वो लिखता है गोस। According to American Heritage Dictionary of English Language, we have 5 forms of verbs जो कि फंक्शनल, मैं इसकी फंक्शनल अप्रोच की बात कर रहा हूं। फिर दूसरी बात, अच्छा एक क्वेश्चन है मेरा, बॉय कॉमन नाउन है, इसकी प्लूरल क्या होगी कामरान? बॉयज। ऐसे ही रिस्पेक्टेड। जी सर। जी सदफ साहबा, हमारे पास ये बॉक्स सिंगुलर है, इसकी प्लूरल क्या होगी? बॉक्सेस। बॉक्सेस सर। बॉक्सेस। देखें, जिस तरह आपने कॉमन नाउन की प्लूरल बनाई है एस की सुफिक्स के साथ और ई एस की सुफिक्स के साथ, मेरा क्वेश्चन है आपसे कि क्या वर्ब की भी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म होती है? द आंसर इज जी यस। सर। यस। वर्ब भी आपकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में होता है, बट रिवर्सल ऑफ द केस, जब हम एस और ई एस लगाते हैं तो आपकी नाउन प्लूरल बनती है, लेकिन जब हम वर्ब के साथ एस और ई एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बनती है। द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज called the plural verb. The fifth form of verb is called the singular verb. देखें बेटा, जब हमने वर्ब के साथ छेड़छाड़ करनी है ना तो वहां पे ऐसा अर्गिज नहीं होगा हम इसकी फलां फॉर्म को करेंगे। द सिंपल डिस्क्रिप्शन विल बी कि हमारी यहां पे हमारी प्लूरल वर्ब आएगी, यहां पे हमारी सिंगुलर वर्ब आएगी। व्हेन आई से प्लूरल वर्ब आई मीन टू से द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। When I say the singular verb, I mean to say
I mean to say the fifth form of verb. Is it clear? बेटा जब आप वर्ब के साथ एस की एडिशन करते हैं और एस की एडिशन करते हैं तो वो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बनती है। देखिए बेटा, ये जैसे हैव है फर्स्ट फॉर्म है, हैड सेकंड फॉर्म है, हैड थर्ड फॉर्म है, हैविंग फोर्थ फॉर्म है, और हैज के एस की फिफ्थ फॉर्म है वर्ब की। चले बेटा, एक चीज ध्यान में रखिएगा, वो क्या है, जो भी है आप अपनी, जब हम नाउन को क्लास करते हैं ना, जैसा कि मैंने बॉय को बॉयज कहा है, मैंने बॉक्स को बॉक्सेस कहा है, एक चीज आप अपने माइंड में बिठा लें एज ए लैंग्वेज लर्नर, ये बात अपने माइंड में बिठा लें कि कॉमन नाउन को कभी भी आर्टिकल के बगैर यूज नहीं किया जाता। जी, मैंने क्या कहा फरा? कॉमन नाउन को आर्टिकल के बगैर cannot यूज be used without an article. नहीं किया जाता। इज इट क्लियर? जी, नो द क्वेश्चन इज yes, yes. हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर, हमारे पास कितने आर्टिकल हैं? जी, Articles a and the, तो कितने हो गए? 3. जी जी सदफ, सर चले I agree, sir. आप, 3A and B। आप जिन आर्टिकल की बात कर रहे हैं ना, वो बेसिकली आप कहना क्या चाह रहे हैं? रिस्पेक्टेड, मैं बता देता हूं। आप कहना चाहते हैं, पहली जो आर्टिकल की बात कर रहे हैं आप, डेफिनिट की बात कर रहे हैं। दूसरी जो आप आर्टिकल कह रहे हैं वो इनडेफिनिट की बात कर रहे हैं। जो रिस्पेक्टेड इनडेफिनिट की बात कर रहे हैं। और तीसरी आर्टिकल कौन सी है? देखिए ना, यहां पे तो मैं समझ गया हूं, आपने दा कहा, यहां पे आपने ए और एन कह दिया। इज इट सो? and कह दिया। बेटा जी मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? जी सर। विच वन इज द थर्ड आर्टिकल? जी कामरान, तीसरी आर्टिकल कौन सी है हमारी? तीसरी आर्टिकल है हमारी The जीरो आर्टिकल। sir, तीसरी आर्टिकल कौन सी है हमारी? 0. Zero. जीरो आर्टिकल। एंड जीरो आर्टिकल इज क्लास्ड एज सम। Sound? सर देखते जाइए ना, Some. सम। यू विल बी सरप्राइज विद, Some. Okay. जी लिसन टू मी प्लीज सर। देखिए रिस्पेक्टेड, आप कहते होंगे कि ये दा और ये पूरा वर्ड आपने लिख दिया। रिस्पेक्टेड, दा बेसिकली है क्या चीज? बेटा दा जो ये, आप देखें, आप तमाम लोग अपने हाथ को जरा पकड़िएगा, हाथ अपना देखिए, आप अपनी मुट्ठी बंद करें। मुट्ठी बंद की आपने, दा। जी। आप मुट्ठी को खोलेंगे, मुट्ठी को खोलेंगे, दैट। दा, दैट, दा, दैट। रिस्पेक्टेड, ये जो दा है बेसिकली ये कॉन्ट्रेक्शन है किसकी? दैट की। हमने रन आउट होना है, आपने दोबारा आना है रन आउट होने के बाद। हम 7 मिनट के बाद रन आउट हो जाएंगे। यू आर गोइंग टू रिज्वाइन, ओके। इसी तरह बेटा जो ए और एन है, ये रिस्पेक्टेड, ये कॉन्ट्रेक्शन है एनी की, और रिस्पेक्टेड एनी का कंपैरेटिव एनालिसिस हमेशा सम के साथ होता है। ये है वो आपके 3 आर्टिकल। आपके जो 3 आर्टिकल है वो दैट है, वो एनी है, और वो सम है। हाउ डू दीज आर्टिकल्स फंक्शन? अब हमने इन आर्टिकल्स को देखना है, ये फंक्शन कैसे करते हैं। रिस्पेक्टेड, ये जो दा है ना, ये हमेशा क्या सेंस देता है? वो जो, और वही का सेंस देता है। वो जो आप अब देखें ना, अगर आप पुराने टेस्ट पेपर अगर आप लोगों ने देखे ना, चौहान टेस्ट पेपर होता था तो उसके पीछे ना उन्होंने एक हादसा बनाया होता था, एक उंगली सीधी की हुई थी, बाकी सारी फोल्ड की हुई थी। तो बेसिकली जो आर्टिकल दा है, ये क्या करता है? ये पॉइंट आउट करता है, पर्टिकुलराइज करता है
किसी भी चीज को टारगेट करता है। और एनी क्या है रेस्पेक्टेड, एनी सेंस देता है हमेशा कोई या, एनी सेंस देता है हमेशा कोई या किसी की। और रेस्पेक्टेड सम जो हमेशा सेंस देता है चंद या कुछ की, चंद या कुछ की सेंस देता है। देखें रिस्पेक्टेड एक्चुअल चीज है इनके यूजेज की। बेटा जो आर्टिकल द है ये सिंगुलर नाउन के साथ भी यूज होता है और ये प्लूरल नाउन के साथ भी यूज होगा। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है ना? जी सर। यस सर। और जो इंडेफिनेट आर्टिकल है ना एनी, ये हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ यूज होगा। आपका जो जीरो आर्टिकल सम है ना रेस्पेक्टेड, ये हमेशा प्लूरल नाउन के साथ यूज होगा। ये सिंगुलर के साथ भी यूज होता है, प्लूरल के साथ भी यूज होता है। इसको निकाल लो, इनको निकाल लो यहां से। ये सिंगुलर नाउन के साथ भी यूज होता है, प्लूरल के साथ भी यूज होता है, और ये हमेशा सिंगुलर के साथ यूज होता है, और ये हमेशा प्लूरल के साथ यूज होता है। अब रिस्पेक्टेड मैंने आप इनको यूजेस सिखाना है। ये तो जस्ट मैं आपको, हम जस्ट एंटर हो रहे हैं लेक्चर में। हमने एंटर होना, आप देखिए सेंटेंस आपके पास है, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। The dog is a faithful animal. A dog is a faithful animal. अब देखिए जी, मेरा आपसे सवाल है कि आप इन सेंटेंस में बताइए करेक्ट कौन सा है। The dog is a beautiful animal. जी, क्या है? A dog is a faithful The animal, sir. हसन साहब आप भी पार्टिसिपेंट है ना? सर सर जी, मेरा सर क्वेश्चन दो ये, डॉग सर दी सर ये दो डॉग है। ये हाँ, तो एक डॉग से स्पेशल फिर को डॉग होगा, इज अ फेथफुल एनिमल, ये तो है तो बिल्कुल सही है। और आर डॉग लेकिन इनकरेक्ट द है सर। डॉग के साथ, यस सर, तो फिर आप क्या कहना चाहेंगे इसको? मैं कहूँगा सर स्पेशल डॉग नहीं है इसलिए ये करेक्ट नहीं है। अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, ये करेक्ट होना चाहिए। मेरा भी सर यही ख्याल है, डॉग आएगा। आ डॉग आएगा। सेम अच्छा, सर, ये जनरल सेंस में शायद यूज हुआ है, इसीलिए a dog ही करेक्ट लग रहा जनरल है। सेंस क्या होती है बेटे, वो जरा एक्सप्लेन करेंगे आप? सर लाइक मैं किसी के डॉग की तरफ पॉइंट आउट नहीं कर रही, जनरली डॉग के कैरेक्टरिस्टिक बता रही हूँ। चले ये आपको, चले मैं आई क्लियर यू प्लीज, आई क्लियर यू। जी। बेटा इसका मैं बिब्लियोग्राफी आपको बता दूं। ये एक ही ग्रामर जो इंग्लिश की, जो इस रूल को एक्सप्लेन करती है, और वो भी टीचर रूल है, वो स्टूडेंट रूल है ही नहीं है। वो टीचर की समझ में आने वाली बातें वो स्टूडेंट की समझ में आने वाली बातें नहीं है। बेटा एक ही किताब है, वो है हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर बाय रैन एंड मार्टन। ये वहां पर रूल है, वहां पर वो रूल ये दोनों ही दिए हुए हैं। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, करेक्ट। आ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, करेक्ट। बेटा देखिए, जब हम कहते हैं ना द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, तो इसका मतलब है कि हम इसको कंपेयर कर रहे हैं लॉयन के साथ, लेपर्ड के साथ, हम इसको हैना के साथ, हम इसको वुल्फ के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि शेर, लेपर्ड, हैना, वुल्फ, और इनमें से जो कुत्ता है ना, वो जो कुत्ता है वो क्या है, वो फेथफुल। faithful है। So when I say a dog is a faithful animal,
आई मीन टू से डॉग, ये आपका कुत्ता, ये मेरा कुत्ता, ये पड़ोसियों का कुत्ता, ये उसका कुत्ता, ये इसका कुत्ता, मतलब किसी भी कुत्ते को ले ले। When I say the dog is a faithful animal, I mean to say जानवरों में से वो जो कुत्ता है वो वफादार है। A dog is a faithful animal, किसी भी कुत्ते को ले लें, ये मैंने रूल दिया यहां पर। जानवरों में वो जो कुत्ता है वो क्या है, वो फेथफुल है। किसी भी कुत्ते को ले लें वो वफादार ही होता है। क्योंकि देखें कुत्ते की तारीख क्या है कि 1000 साल पहले वाले भी कुत्ते वफादार थे, कल वाले कुत्ते भी वफादार हैं, आज वाले कुत्ते भी वफादार हैं, आने वाले कल में जो कुत्ते